हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 16 में आपका स्वागत है। और ये एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीट्रिपल और इसके अलावा और भी जो आगामी होने वाली समाजशास्त्र से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी? तो मैकआवर और पेज ने। तो प्रौद्योगिकी विलंबना का मतलब क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, निरंतर नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और जितनी तेज़ी से प्रौद्योगिकी बन रही है उतनी तेज़ी से उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में क्या है, मशीनों का विरोध किया जा रहा है। और इसके अलावा जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, ठीक है, उसके यूज़ हो नहीं पा रहे हैं और उसके यूज़ होने के पहले ही, ठीक से यूज़ होने के पहले ही नई टेक्नोलॉजी और आ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्रौद्योगिकी जो है वो पिछड़ जा रही है। फिर अगला प्रश्न है, टैंडम विलंबना की अवधारणा किसने दी? तो स्टुअर्ट चेज। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी। सांस्कृतिक प्रतिमान का मतलब होता है कि देखिए, सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर क्या होता है, संस्कृति संकुल बना होता है। ठीक है, जैसे जाति एक संस्कृति संकुल है जिसमें अनेक संस्कृति तत्व हैं, छोटे से बड़ी जातियां हैं, सबके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और ढेर सारी परंपराएं इसमें जुड़ी हुई हैं। इन सब के जुड़ने से क्या होता है, एक संस्कृति संकुल बना, यानी जाति व्यवस्था बनी। ठीक है, तो ढेर सारी संस्कृति संकुल जब जुड़ती हैं तो क्या होता है, संस्कृति प्रतिमान बनता है। यानी एक संस्कृति संकुल तो जाति व्यवस्था हो गई, दूसरी संस्कृति संकुल को हम विवाह व्यवस्था के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में या राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, ठीक है, तो एक एक अलग अलग जो व्यवस्थाएं उपव्यवस्थाएं होती हैं इसको हम संकुल बोल सकते हैं, संस्कृति संकुल बोल सकते हैं। और इन सारे संस्कृति संकुल के मिलने से संस्कृति प्रतिमान बनता है। यानी भारतीय संस्कृति जो है वो क्या है, संस्कृति प्रतिमान है। इसमें ढेर सारी संस्कृति संकुल है, इसमें जातियाँ हैं, इसमें विवाह व्यवस्था अलग अलग है, इसमें और भी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं। तो ये संस्कृति संकुल जो है वो अलग अलग ढंग से जब मिलते हैं, प्रकारात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो क्या बनता है, संस्कृति प्रतिमान। जैसे भारतीय संस्कृति प्रतिमान, पश्चिमी संस्कृति प्रतिमान, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति प्रतिमान हो गया। फिर कोई और हम ले लेते हैं, तो ये क्या होता है कि जब देखिए, जब ढेर सारे संस्कृति तत्व आपस में प्रकारात्मक रूप से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, संस्कृति संकुल। और ढेर सारे संस्कृति संकुल जब प्रकारात्मक रूप से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, संस्कृति प्रतिमान। यह अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। रीडिंग कैपिटल 1970 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ये पुस्तक किसकी है, लुई अल्थुजर। ठीक है, तो लुई अल्थुजर ने ये पुस्तक लिखी थी। फिर देखिए अगला है, नौ प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत न होकर एक प्रवृत्ति मात्र है। तो नौ प्रकारवाद के बारे में ये कथन अलेक्जेंडर ने दिया था और अलेक्जेंडर ही थे जिन्होंने नौ प्रकारवाद की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नौ प्रकारवाद का मतलब क्या है, जान लीजिए। नौ प्रकारवाद का मतलब है कि जैसे प्रकारवाद के विपरीत है, प्रकारवाद में क्या है कि समाज ने व्यक्ति को कुछ कार्य दे रखा है और व्यक्ति जो है वही कार्य करता है। व्यक्ति एक्स्ट्रा अपना माइंड नहीं चलाकर कुछ कार्य करता है। ठीक है, जैसे स्त्रियां घर का काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और लोग जो है वो ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो ये समाज के द्वारा दिया गया कार्य है जिसको व्यक्ति कर रहा है। व्यक्ति अपने माइंड का यूज़ नहीं कर रहा है, अपने व्यक्तित्व का यूज़ नहीं कर रहा है, ये प्रकारवाद कहता है। जबकि नौ प्रकारवाद कहता है कि व्यक्ति के पास अपना दिमाग होता है, अपने सोचने की क्षमता होती है, अपनी क्रिएटिविटी होती है, जिसका यूज़ करके वो क्या करता है, समाज में व्यवहार करता है, जिससे समाज में नए नए चेंजेस आते हैं। तो व्यक्ति समाज को बनाता है, ये नौ प्रकारवाद है। और समाज ने व्यक्ति को निर्धारित किया, ये क्या है, प्रकारवाद। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन हेतु आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। देखिए, सामाजिक परिवर्तन ही नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक, आर्थिक, सब जगह पर उन्होंने अर्थव्यवस्था को ला दिया है कि यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था है। किसी न किसी कारण से अर्थव्यवस्था द्वारा चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। इसी कारण कार्ल मार्क्स की काफ़ी आलोचना भी की गई थी। ठीक है, फिर देखिए, हीगल और मार्क्स दोनों ने कौन सी अध्ययन पद्धति का यूज़ किया था? तो द्वंद्ववाद। तो आपने देखा ही होगा, हीगल ने मस्तिष्क में द्वंद्व की बात की, चेतनाओं के द्वंद्व की बात की। इसके बारे में देखिए वीडियो बन चुका है हीगल और मार्क्स दोनों के बारे में, तो आप अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे सरल भाषा में समझाया गया है। ठीक है, मार्क्स ने जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उसके बारे में द्वंद्व की बात की कि पुराना प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट बना, उसके बारे में चीज़ें डिफाइन किया हुआ उन्होंने। ठीक है, कि दोनों में कैसे द्वंद्व हुआ, फिर नई चीज़ कैसे निकल कर आई। फिर देखिए, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसकी है? प्रोधो की है। और यहीं पर यदि कह दिया जाए पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी है, तो कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, और प्रोधो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोधो से ही प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों का विरोध करना शुरू किया था। ठीक है,
फिर है खरीद विक्रय का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, इनका जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसी को खरीद विक्रय का सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि जितना लाभ होता है, जितना मजदूरी बनती है एक मजदूर की फैक्ट्री में काम करने की, उसके मजदूरी का कुछ हिस्सा जो है वो मालिक अपने लाभ में समायोजित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि मजदूरों का शोषण होता है और उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता अपनी मजदूरी का। ठीक है, तो इसी को क्या कहा उन्होंने, खरीद विक्रय के सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बताया है। फिर अगला प्रश्न है कि वर्ग संघर्ष का इतिहास चालक या मोटर है। ठीक है, चालक या मोटर का मतलब क्या है, देखिए कार्ल मार्क्स ने बोला कि जब से समाज शुरू हुआ है, यानी पहले तो आदिम साम्यवाद था। ठीक है, आदिम साम्यवाद में कोई स्तरीकरण नहीं था, कोई परिवार नहीं था, राज्य नहीं था, सब लोग घूमते थे, खाते थे, बस जानवरों के समकक्ष जीवन था। ठीक है, तो आदिम साम्यवाद में क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो बहुत तेज़ी से शिकार करते थे और बड़े बड़े जानवरों से भिड़ जाते थे। ठीक है, और वीरान जंगलों में भी जाकर वो चीज़ें ले आते थे। ठीक है, तो कुछ लोग तो ऐसे थे जिनमें योग्यता थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनमें ये योग्यता नहीं थी, तो उनके खाने पीने की चीज़ें काफ़ी दुर्लभ हो जाती थी मिलना उनको। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू किया कि हम आपके कुछ हेल्प कर देंगे शिकार करने में और भी कार्य करने में, आप हमें फूड प्रदान कीजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह से करते करते क्या हुआ, दास प्रथा का जन्म हुआ, यानी उनके अंडर में जो काम करते थे वो धीरे धीरे उनके दास बनने लगे। ठीक है, तो दास प्रथा जब चरमोत्कर्ष पे पहुंची तो दासों पर बहुत ही अत्याचार होने लगे और दास को कोई भी मार सकता था, कोई भी उसको कुछ भी कर सकता था। ठीक है, उसके पार्ट है जो उसको काट सकता था। ठीक है, दासों को चुभो चुभो कर मारते हुए देख के लोग आनंद की फीलिंग होती थी उनको। तो इससे क्या हुआ, दासों में काफ़ी द्वेलन हुआ और उनमें क्या हुआ, दास क्रांति हुई। दास क्रांति के बाद वो सामंतवादी समाज की तरफ बढ़े। ठीक है, दूसरे यानी दो वर्गों में जब हुआ संघर्ष दास और मालिक के बीच में, तो क्या हुआ, दूसरे समाज जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचा। ठीक है, तो सामंतवाद में भी दो वर्ग हुए, दोनों वर्ग में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद फिर पूंजीवाद जन्मा। पूंजीवाद में मालिक और मजदूर के बीच में संघर्ष हुआ, जिससे समाज जो है वो क्या हुआ, समाजवाद की तरफ पहुंचा। ठीक है, समाजवाद में फिर समाजवाद से धीरे धीरे साम्यवाद की तरफ। तो यही उन्होंने कहा कि हर जितना भी स्तर है इतिहास का, सब में वर्ग संघर्ष हुआ है और वर्ग संघर्ष के कारण ही इतिहास एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचा है। तो वर्ग संघर्ष ही मोटर है, चालक है जो इतिहास को चला रहा है। ठीक है, ये बात कार्ल मार्क्स ने कही। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। ओके, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बड़ा वाला थैंक्स। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।